हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अमलेश यादव और हमारे एक्सेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 10वीं का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चल रहा है। पार्ट 5 तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। ये जो है पहले चैप्टर का पार्ट नंबर 6वां है। ठीक, तो चलिए देखिए, देर ना करते हुए आपको डायरेक्ट ये बताया जा रहा है कि पार्ट नंबर 6वें का जो हेडिंग है रासायनिक समीकरण का महत्व और रासायनिक समीकरण की सीमाएं। यही दो ऐसा चीज़ है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो इसके पहले जो बताए थे रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक रूप से लिखने के लिए, वह केवल थ्योरी आपको पढ़ना था, केवल रटना नहीं था, केवल पढ़ना था। केवल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं। लेकिन ये बात करें तो ये हो सकता है कि बोर्ड में ये भी पूछ सकता है और बोर्ड में ये भी, तो ये कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, ये सब करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हो सकता है यहाँ पर बनाते समय वीडियो में अगर साफ साफ क्लियर आपको दिखाई न दे, थोड़ा धुंधला दिखाई दे, तो आप चाहें तो इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। आप क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं, या फिर वीडियो को थोड़ा जूम करेंगे तो उसमें साफ साफ दिखाई देगा, तो वहाँ से लिख लीजिएगा। या फिर देखिए, अगर वैसे नहीं लिख पाते हैं तो आप हमारे एक्सेल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहाँ पर क्या हुआ है, इस जो ये यहाँ पर लिखवाए जा रही है सेम टू सेम वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ पर यही सब लिखा रहेगा, वहाँ से आप अपनी फेयर कॉपी को बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास आँख भी है, कान भी है। जो चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती तो वो साफ साफ सुनाई देती हैं, लेकिन जो सुनाई नहीं देती वो साफ साफ दिखाई देती हैं। तो आप इन दोनों का यूज करेंगे तो टेलीग्राम कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से यहीं से आप लिख लेंगे। थोड़ा धुंधला दिखाई देगा तो चलेगा। अभी किसी चीज़ को देखना रहे तो एक लगातार घूरोगे तो वह साफ साफ दिखाई देती है, यानी साफ साफ इसे भी घूरोगे तो साफ साफ जरूर दिखाई देगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला हेडिंग इसमें डालना है आपको पार्ट नंबर 6 में रासायनिक समीकरण का महत्व। एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है, लिखिए। तो चलिए पॉइंट नंबर 1, रासायनिक समीकरण का महत्व निम्न प्रकार होता है। पहला हम पॉइंट डाले हैं। ठीक, इसमें लिखा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाली अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण का पहला महत्व ही है कि या तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या अभिक्रिया के बाद जो बनता है उत्पाद, वही लिखा है। अभिकारक कहाँ गया, अभिकारक एवं अभिकारक के पश्चात क्या लिखा है, प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में जानकारी देता है। अभी बताओ, आप दो चीज़ों को रिएक्शन करा देते हो तो आपका तीसरा चीज़ ये कोई चीज़ मिलता है, इसी के बारे में जानकारी नहीं देगा। कह रहे भाई अम्लीय तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन तो हमारा मिल गया, ट्राई मैग्नीशियम डाई नाइट्रोजन मिल गया, हमारा मतलब दोनों एक ही उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो इसके बारे में जानकारी तो देगा ना आपको, यानी यही बात बोला है कि इसके बारे में जानकारी आपको देगा। तो पहला आप कहोगे किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक या बनने वाला उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देता है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता आप क्या कहोगे कि इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। दोस्तों, ये भी बता रहा है कि समीकरण में भाग लेने वाले परमाणु या फिर अणु जो भी हो, तो जो अभिकारक होते हैं वहाँ पर और जो उत्पाद बनते हैं उनमें कितना परमाणु हो और कितना परमाणु वहाँ पर बना है, कितना अणु यहाँ पर है, कितना अणु उत्पाद में बना है, उन सब के भी बारे में जानकारी देता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन 2 है। तो परमाणु एवं अणु के बारे में भी यह जानकारी देता है। पॉइंट नंबर 2, तीसरा देखिए पॉइंट नंबर क्या करा कि इससे अणुओं की संख्याओं का द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का पता चलता है। ये भी बता रहा है कि यानी जो अभिकारक में जो जितने भी चीज़ होते हैं, या तो एक अणु या तो 2 अणु या फिर उससे अधिक होते हैं, तो जो उत्पाद बनते हैं उनके द्रव्यमानों में भी पता चलता है कितना द्रव्यमान वहाँ था और कितना द्रव्यमान यहाँ है, कितना वेट वहाँ था, कितना वेट यहाँ है। जैसे बात करें हम इसकी, तो यहाँ पर मान लेंगे ये 72 मोल होगा, 72 ग्राम, और ये जो होगा हम मान लें 28 ग्राम। ठीक,
तो ये दोनों मिला के यहाँ पर कितना ग्राम होगा, 100 ग्राम। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में बता रहा है कि अगर 72 ग्राम या 28 ग्राम दोनों मिला के 100 ग्राम हुआ तो यहाँ पर भी ये 100 ग्राम ही बना है, कहीं ना कहीं दोनों बराबर ही है। तो यही बता रहा है कि इनके द्रव्यमानों के बारे में भी पता चलता है कि क्या कितना द्रव्यमान है विकारक या क्रियाकारक में था और कितना द्रव्यमान हमारे उत्पाद में बना है। तीसरी बातें या चौथी बात हो गई है। आगे आइए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों का आयतन ज्ञात हो जाते हैं। साथ साथ ये भी बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी चीज़ आप बनाते हो उत्पाद में अगर गैस बनता है तो हम गैसों का भी चाहें तो क्या बोल सकते हैं, उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक ऊपर वाले में द्रव्यमान बोला था, लेकिन अब यहाँ पर आयतन के भी बारे में बता रहा है। वही बोला है कि अभिकारक एवं उत्पाद, जो उत्पाद बनता है अभिकारक से, तो उत्पादों में जो गैस हमारा दिखाई देता है या फिर अभिकारक में अगर डायरेक्ट हम गैस लिए हो तो वहाँ पर भी उसका भी आयतन हम आसानी से देख सकते हैं या फिर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यही बात हुआ। देखिए यहाँ पर भी हम चाहेंगे तो इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भी ये अभिकारक हो गया तो अभिकारक में गैस दिखाई दे रहा है और इसमें भी कि इसका भी ये जो उत्पाद बना है तो इसमें हम चाहेंगे तो गैसों को अलग से हम छांट सकते हैं, गैसों को अलग से हम प्राप्त करके उनका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? ये हो गया कुछ ये। तो पहला क्या कहा था, पहला यही कहा था कि किसी भी अभिकारक में किसी भी उत्पाद के बारे में जानकारी देता है। दूसरा बात ये कहा था कि अभिकारक में कितना अणु है और उत्पाद में कितना अणु है, दोनों को बारे में पता चलता है। तीसरी बात अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमानों के बारे में पता चल रहा है। चौथी बात अभिकारक में कितना गैस है उसका आयतन और उत्पाद में कितना आयतन है गैसों का, सभी का आयतन बता रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए यहाँ पर देखिए एक नोट में एक चीज़ यहाँ पर हम आपको लिखवाया है कि ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। लिखा है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि अगर एनटीपी की अगर हम बात करें तो 1 मोल गैस का आयतन जो होता है 22.4 लीटर तक होता है। ये बातें आप याद रखिएगा, हम इसका यूज करके आगे आपको बताएंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा हेडिंग इसमें क्या लगाया गया है, रासायनिक समीकरण का सीमाएं, यानी रासायनिक समीकरण की जो सीमाएं होती है क्या है, रासायनिक समीकरण में क्या क्या जो ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ जो उसकी गलतियां होती हैं, क्या कमियां होती हैं, कमियां को ही सीमाएं बोली जाती हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण की भी निम्न कमियां होती हैं, निम्न दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? तो चलिए पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या लिखा है, लिखा गया है कि इससे अभिकारकों एवं उत्पादकों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो बहुत सारी बात ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण रासायनिक प्रक्रिया होते समय जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनके भौतिक अवस्था में कोई भी चीज़ का पता नहीं चलता है। भौतिक अवस्था में जो बाहरी रूप से जो दिखाई देता हो, जब मान लीजिए जो बनता है वो तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन भौतिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो बाहरी रूप से दिखाई देती है। तो हमें हो सकता है कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता है। ये इसकी पहली कमी हो गई। दूसरी कमी क्या कह रहा है, इससे अभिक्रिया के संबंध में इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों यही कह रहा है कि देखिए बहुत सारे तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें आपको साफ साफ दे देगा कि ताप दाब कितना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कल एक बात आपको बताए थे हम कि हैबर विधि क्या होता है, तो अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन की उपस्थित साथ कराओगे, मतलब कुछ यहाँ पर दाब भी रहेगा और कुछ यहाँ पर ताप भी रहेगा। ठीक, यानी दाब और ताप साथ साथ दोनों दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ अब रिएक्शन ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें ना तो ताप दिखाई देता है, ना तो ताप दिखाई देता है, ना तो उत्प्रेरक दिखाई देता है। तो वही तो बोला है कि संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती। हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि रिएक्शन में किस चीज़ का उपयोग हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एगो कमी है। चलिए अगला कमी क्या कह रहा है, इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिक्रिया तथा अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण का पता नहीं चलता। कहीं कहीं रिएक्शन में ये भी होता है, कोई रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, कोई रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है।
कम से धीरे से होता है। तो पहली बात कि कितना भी रिएक्शन में ये नहीं पता चलता कि रिएक्शन का वेग क्या है, वह कितने तेज़ी से हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता। ससुरा कितना टाइम लेता है, कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है कोई के रिएक्शन में, कोई के बहुत जल्दी लेता है। तो कम से कम ये भी तो फिक्स होना चाहिए कि कितना टाइम लेता है, कितना टाइम नहीं, उसकी गति क्या है, कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो ये बोला है कि कोई रिएक्शन जो होता है किसी का गति का ही पता नहीं चलता। दूसरी बात उसका जो अभिकारक है, उसका जो उत्पाद है, उसके सांद्रण का भी पता नहीं चलता। ससुरा उसका जो है ये नहीं बताता कि क्या डाइल्यूट है, क्या कंसंट्रेट है, यानी क्या सांद्र है, क्या जो था उसका तनु था, जो उत्पाद बना है, जो अभिकारक लिया गया था, सांद्र है कि डाइल्यूट है, कुछ हुआ पता नहीं चलता, अंजदीय रिएक्शन हो जाता है। तो ये भी एक कमी है इसकी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। अगला ये कह रहा है कि इससे अभिक्रिया में मुक्त या प्रयुक्त होने वाली ऊर्जाओं जैसे प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है ना, जिससे हो सकता है कुछ ऊर्जा निकलती है और कुछ ऊर्जा समाहित भी होती है। तो जैसे कुछ ऊर्जा निकलती है तो क्या होती है, जैसे प्रकाश हो गई, ध्वनि। अब बहुत सारा रिएक्शन कराएगा तो कोई बुलबुल बुलबुल का आवाज़ देगा, कोई फड़फड़ फड़फड़ का आवाज़ देगा, तो मतलब तमाम प्रकार की आवाज़ें निकलती रहती हैं। तो वही बात कह रहा है कि बहुत सारा ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता है, ना तो कोई आवाज़, ना तो कोई बुलबुला, ना तो कोई फड़फड़ाने की आवाज़, या तो कोई चीज़ मुक्त होती है या तो कोई चीज़ प्रयुक्त होती है। आपको इन सब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं मिलता है कि क्या पता चला, ज्यों डाले भन से रिएक्शन में परिवर्तित हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या निकली है, ऊष्मा, प्रकाश, धूप, कुछ भी पता नहीं चलता। ये भी एक इसकी क्या होती है, कमी ही होती है, सीमा ही होती है। चलिए अगला के बारे में देखते हैं। अगला करा है कि इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती। कभी कभी अभिक्रिया कराते समय हम टाइम देखते ही रह जाते हैं कि भाई कब ये अभिक्रिया आखिर पूरी होगी, समय का पता ही नहीं चलता है। जबकि कोई रिएक्शन ऐसा होता है जो टाइम से हो जाता है, टाइम से नहीं होता है। तो बहुत सारा ऐसा भी रिएक्शन होता है जो समय से पूरा नहीं होता है। तो वही बातें इसमें बोल रहा है, क्या बोला है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी कि वह कितने समय में पूरी होगी, कितने समय में पूरी नहीं होगी। तो अगली कमी इसकी ये थी। अगला कमी के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि इससे यह भी ज्ञात नहीं होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणी है। देखिए बहुत रिएक्शन ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ससुरा हुआ उत्क्रमणी है कि नहीं है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद या उत्पाद से अभिकारक बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब आगे से पीछे या पीछे से आगे जाएगा कि नहीं। जैसे उत्क्रमणीय का मतलब होता क्या है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कोष्टक में, ये कोष्टक में लिखे हैं, अर्थात अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं का पता नहीं होता है। ठीक, उसके बाद इसमें लिखा या अनुत्क्रमणीय है। देखिए उत्क्रमणी का मतलब आगे या पीछे का पता ही नहीं चलता, या अनुत्क्रमणी का मतलब केवल आगे ही। तो ये रिएक्शन में ना तो आगे ना तो पीछे के बारे में पता नहीं चलता है और ना ही आगे के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा है या अनुत्क्रमणीय, कोष्टक में लिखा है अर्थात केवल अग्र दिशा में होती है। यानी ना तो पता चलता है कि आगे या पीछे होगी, ना तो पता चलता है कि केवल एक ही दिशा में रिएक्शन होगी, इसके बारे में भी पता नहीं चलता। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिएक्शन कराते हो, मान लो N2 और H2 के साथ कराओगे तो 2NH3 बनेगा। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम उत्क्रमणी भी तो करा सकते हैं, अगर इनसे बन रहा है तो इनसे, इसका मतलब यही ये हो गया उत्क्रमणीय। ठीक, इससे अगर ये बन रहा है तो इससे ये भी बन जाएगा। लेकिन अगर अनुत्क्रमणी की बात करोगे तो केवल ये होगा, केवल इससे यही बनेगा। ठीक, तो यही बातें कर रहा है कि इसका भी पता नहीं चलता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सीमाएं भी समझ में आई होंगी। देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये दोस्तों जो है बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, एग्जाम में इसी में से पूछेगा, आपका टच कहीं ना कहीं करेगा। ज़्यादा गैस किया जाता है किसी में से पूछता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं क्या, तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं निम्न 6 प्रकार से। कौन कौन से अभिक्रियाएं होती हैं, तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पहला है संयोजन अभिक्रियाएँ, दूसरा वियोजन अभिक्रियाएँ, तीसरा प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएँ, चौथा जो है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ, पाँचवा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएँ, छठवां जो है
रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक को क्या करिए, आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए। कुछ समय का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फेयर कॉपी पे इसे लाइन से लिख लीजिए, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक। अब हम आशा करता हूं कि 2 से 3 वीडियो में यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल 6 रिएक्शन बता के ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर देना है। बस 6 रिएक्शन ही बाकी रहेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। और इसी 6 में से एक रिएक्शन कन्फर्म है, जरूर एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को ज़्यादा बच्चों तक जरूर पहुँचाए। भले ही आगे छूटा हो चलेगा, लेकिन अब सभी बच्चों तक कम से कम ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तक तो पहुंचा दीजिए, ताकि इसका जो अगले वीडियो होगा जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को, पहला जो होगा संयोजन अभिक्रिया, डायरेक्ट हम उठा के बताना शुरू कर देंगे। वहाँ पे सब लिखवाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखवा देंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला जो संयोजन अभिक्रियाएं, हेडिंग डलवा के लिखवाना शुरू कर देंगे, समझाना। तो जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अपने आप भी लिखिए, ठीक। और हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।